वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, कहते हैं सियासत में दोस्ती मुस्तकिल होती है, ना ही दुश्मनी मुस्तकिल होती है। तो सिर्फ सियासी मफादात होते हैं अगर कुछ होता है तो। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सियासत शायद इन्हीं असूलों के गिर्द घूम रही है। हमजा, अभी जो आपने इलेक्शन देखे उसके बाद तो सूरत हाल ज़्यादा ही कुछ खुशीदा होती नजर आई है। तीर चलाए जा रहे हैं दोनों तरफ से, जो है ना, मतलब कि जुमलेबाजी की जा रही है। हुकूमत को मतलब कि घर भेजने का जो शौक़ था वो तो पूरा नहीं हो सका। जब बात नहीं बनी तो फिर वही इल्ज़ामात का पुराना खेल शुरू हो चुका है। और लफ्ज़ों की ये जंग शुरू तो बहुत पहले हो गई थी। हमें याद है PDM का जब मामला था, इस्तीफ़ों का मामला सामने आया था, मगर अब इंतहा को पहुंचती जा रही है। कराची के 249 के ज़िमनी इलेक्शन के बाद सब जो है बिल्कुल साफ साफ एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल जी। और पीपल्स पार्टी ने होम ग्राउंड पर फतह समेटी तो नून लीग ने धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह जब हम एक पार्टी जीत जाती है तो दूसरी पार्टी जो है वो इल्ज़ामात की बौछार कर देती है। दोनों तरफ से इल्ज़ामात की पिटारी खुल चुकी है। इस वक्त बिलावल भुट्टो हैं या मरियम नवाज़ हैं, जारहाना अंदाज दोनों ने अपनाया हुआ है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, वही सियासत जो है वो इस वक्त दोबारा से शुरू कर दी गई है। ऐसी लग रहा है कि आस्तीनें चढ़ा के जो है ना मैदान में बिल्कुल आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि दाल में कुछ तो काला नज़र आ रहा है कि NA 249 में जो चौथे नंबर पे भी नहीं थे वो कैसे जीत गए। अच्छा, ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, लेकिन क्योंकि जो है हलीफ जमातें तो ये थी तो इसलिए ज़रा ज़्यादा बात ये हो रही है। मरीम नवाज़ साहिबा ने जलसे के दौरान एक बात कही थी कि बिलावल, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे लेकिन हम वो पुरानी बातें नहीं करेंगे। उस तरह से ज़ुबान इस्तेमाल तो मुझे लगता है सारी की सारी पुरानी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। और वज़ीर तालीम से सईद गनी ने भी जवाबी वार किया था। उनका कहना था कि रिलीफ लेने वाले हम पर इल्ज़ाम ना लगाएं। उन्होंने क्या कहा वो सुन लें। हाँ, बिल्कुल सुनना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी सेलेक्टर्स ने जो है वो शायद हमें जितवा दिया है। जिसका आप जीते, आप एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कैसे जीत गए? नौशेरा में PTI की जीती हुई सीट नून लीग जीत गई, कैसे जीत गए आप? 3 इंतखाबात हैं, उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। आप उसका जवाब दें कि आप कैसे जीते हैं। सरदारी को ज़मानत मिल जाए तो डील है, अदी फरियाल को ज़मानत मिल जाए तो डील है, शहबाज शरीफ को ज़मानत मिल जाए, हमजा को ज़मानत मिल जाए, साद रफ़ी को ज़मानत मिल जाए, शाहिद खाकान अब्बासी को ज़मानत मिल जाए तो उसूलों की फतह है। ये दौरे मयार नहीं चल सकते हैं। बार बार इस बात को साबित करने पे तुले हुए हैं कि पीपल्स पार्टी ने डील कर ली। इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ है ये सिवाय नून लीग की मिसमैनेजमेंट और हद से ज़्यादा खुद एतमादी उनकी शिकस्त का सबब बनी है। खैर, अब आप खुद फैसला कीजिए कि इससे ज़्यादा क्या बात आखिर की जा सकती है। वो सारी बातें तो कर दी हैं सईद गनी साहब ने। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद वलीद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। NA 249 के इंतखाबात के नताइज पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की ये जो इल्ज़ाम तराशी हम सुन भी रहे थे, क्या अपोजिशन को मज़ीद कमज़ोर करेगी या अपोजिशन रही ही नहीं? देखिए, पहली बात तो ये कि हम भूल जाते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं वो एक्चुअली तो पुराने हरीफ पार्टीज़ हैं और उनकी सियासत भी इसी चीज़ पर है कि एक दूसरे की मुखालफत करें। तो NA 249 में भी एक्चुअली तो मुखालिफ जमातें थी ना, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी और दोनों जमातों ने बड़ा जोर लगाया, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नवाज़ ने। उसके बाद फिर सामने ये आया कि PTI जो है वो बहुत नीचे चली गई। लेकिन ये कि दो हरीफ जमातें जो हैं इनका इत्तेहाद जो PDM में है उसमें सिर्फ उनका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए और इस हुकूमत को, ये सिलेक्टेड हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस हुकूमत को हम नहीं मानते। तो ये उनका एक मौक़िफ़ है। जब आएगी बात इलेक्शन की तो इलेक्शन में उनकी स्ट्रेटजी जो है यही होगी जो 249 में है। इसको हम एक्चुअली दरअसल नज़रअंदाज कर देते हैं कि दोनों जमातें जो हैं हम समझते हैं कि ये आपस में क्यों लड़ रही हैं और वहाँ पे जो 249 में जो कुछ हुआ तो इतने तख्त किस्म के बयानात जो है वो क्यों आ रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने मरियम और बिलावल क्यों हैं। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये दोनों पार्टी जो है उनकी सियासत इसी पे है कि वो एक दूसरे की मुखालफत करें। अगर एक दूसरे की हमायत करना शुरू कर देंगी या एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर देंगी तो फिर तो सियासत नहीं रहेगी, फिर वो इलेक्शन जो है वो इस तरह से नहीं लड़ सकते। क्योंकि उन्होंने माजी में भी आपने देखा कि शहबाज शरीफ कहते थे कि अब मैं आसिफ अली जरदारी को उनका पेट फाड़ के पैसा निकलवाऊंगा, उनको सड़कों पर घसीटूंगा। तो ये सियासत है उनकी एक्चुअली। तो इसलिए
ये वक्ती तौर पर एक दूसरे के साथ हैं और पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में चल रहा था, उसमें आपने देखा कि उसमें भी इख्तलाफात आ गए। अब फजलुर रहमान जो हैं उनको दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 249 में माहौल जो है इतना गर्म हो गया कि दोनों जो बिलावल हैं, मरियम हैं, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल वार कर रहे हैं, एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली उनकी इससे तो यही साबित हुआ कि जो सारी जमातें थी अपने अपने ज़ाती मफादात के लिए इकट्ठी हुई थी, और अब क्या देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत 90 की दिहाई में दोबारा नहीं चली गई। दोनों एक दूसरे की मुखालिफ जमातें रही हैं। 90s में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, कोई एक दूसरे को एजेंट्स कह रहे हैं, कोई करप्शन का मरकज़ बना रहे हैं और केसेस एक दूसरे के खिलाफ बनाए जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी को जेल में भेज दिया। तो ये सारे जो उस वक्त तो तलखी थी वो आज तक बरकरार है। थोड़ी सी कम इसलिए हुई कि तहरीक इंसाफ एक तीसरा पार्टनर आ गया बीच में पावर में, और उसने भी अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। तो 2013 के बाद से जो है वो इस तरह से हमें लगता है कि उस टाइम पे भी 2008 में जब इलेक्शन हुए तो उसमें भी ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों जमातें जो हैं फ्रेंडली अपोजिशन कर रही हैं, लेकिन आखिर वो फ्रेंडली अपोजिशन टूट गई। नवाज शरीफ जब नाहल हुए हैं उसके बाद आपने देखा कि दोनों जमातें करीब आना शुरू हुई। उन्हें ऐसा लगा कि इमरान खान जो हैं वो उनके मुकाबले में आ गए हैं, अब हमें कोई स्ट्रेटजी बना के आपस में मिल के ये जो हाइब्रिड रिजीम जिसको वो कहते हैं इसके खिलाफ हमने स्ट्रेटजी बनानी। तो लेकिन जो ही जैसे पहले बात हुई कि इलेक्शन का टाइम आएगा तो फिर वो 90 की दिहाई जो है उसकी सियासत आपको इन दोनों जमातों में मिलेगी। वलीद साहब, पीपल्स पार्टी भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बाहर जाने के हवाले से सवालात उठा रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें हैं इनके आपसी इख्तलाफात से तहरीक इंसाफ को कितना फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली इस तरह से आपस में जब वो गत्म गत्ता हुई हैं तो तहरीक इंसाफ इससे फ़ायदा उठाना चाहेगी। इंप्रेशन ये पहले बन रहा था कि बिलावल के साथ कोई शायद इस्टेब्लिशमेंट ने कोई लाइन फिक्स कर ली है और जो बिलावल हैं पीडीएम से उस तरह से मुत्तफिक नहीं है कि इस्तीफ़े दें और साइडलाइन होते जा रहे हैं। उसके बाद फिर स्टेटमेंट्स दोनों ने एक्सचेंज की बड़ी हार्श किस्म की। उसके बाद हालात जो है वो नॉर्मल अभी तक नहीं हो सके, अगरचे मौलाना फजलुर रहमान जो है वो चाह रहे हैं कि दोनों जमातें जो है दोबारा से पीडीएम में अपना मौसर किरदार अदा करें, लेकिन बात अभी बन नहीं रही। और जिस तरह से फिर 249 के बाद ये सिचुएशन सामने आई है उसके बाद तो लगता है कि मौलाना की मुश्किलात जो है मजीद बढ़ती जा रही हैं। आज अगर मुस्लिम लीग नवाज एक सीट लेती है तो कल को वो 2-4 सीटों के लिए और भी कोशिश कर सकती है। तो इसलिए वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जैसे मुस्लिम लीग नवाज का स्ट्रॉन्ग होल्ड लाहौर है, तो ये किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि कोई और जमात पीटीआई हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो दोबारा से उनके स्टोल में कोई अपना कदम जमाने की कोशिश करें। अहमद वलीद साहब, हमेशा इलेक्शन में धांधली का शोर बहुत सुनते हैं। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात का हल आपकी नज़र में आखिर क्या है? हम आज तक शफाफ इंतखाबात क्यों नहीं करवा पा रहे? देखें, आप अगर गौर करें ना, ये अभी हम चीज़ें अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि अगर 80s से लेके अब तक की जो इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स जितनी भी हुई हैं आप उन पे ज़रा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। यानी 80s में शनाख्ती कार्ड मस्ट नहीं होता था, 90s में भी शनाख्ती कार्ड मस्ट नहीं होता था। आप अपना कोई भी शनाख्ती कार्ड दिखाएं किसी ऑफिस का, फैक्ट्री का, तो उसके ऊपर आप वोट डाल सकते हैं। और ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं था, यानी कि शनाख्ती कार्ड जो हैं एक शख्स ने 4 शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए हैं और 4 जगहों पे वोट बनवाए हुए हैं और 4 जगहों पे जाके वोट डाल रहा है। तो ये भी सिलसिला बहुत ज़्यादा था। फिर धांधली के और बहुत सारे तरीके थे। आप ये कि अगर आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, आपकी पूरी वेरिफिकेशन हो रही है, वहाँ पे आपकी जो पूरी वोटिंग लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसके अंदर आपकी तस्वीर भी लगी हुई है। वहाँ पर भी आपने इंश्योर करना है जो वोट वहाँ पे जब आप डालने जाएंगे तो वहाँ पे तस्वीर लगी, आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर लगा, सारा कुछ लगा हुआ। फिर आपका जो नादरा का शनाख्ती कार्ड है वहाँ पर चेक होना है। इसका मतलब है कि 80s 90s से लेके अब तक इलेक्शन कमीशन में बहुत सारी रिफॉर्म्स हो चुकी हैं, ऐसी इस्लाहात हो चुकी हैं कि अब वो मुमकिन नहीं रहा कि आप यहाँ लाहौर में किसी एक इलाके में आपने वोट डाला है उसके बाद आप किसी दूसरे इलाके में जाके वोट डाल सकें। तो ये नामुमकिन हो गया। यानी आप देखें कि कोई 1.5 करोड़ के करीब
2013 में वोटर जो है जाली वोटर था उसको लिस्ट से निकाल दिया गया। ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन मिल बैठ के सारी जमातों को, ये कोई एक तहरीक इंसाफ, ये कोई मुस्लिम लीग नवाज़ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले तौर पर इस्लाहात नहीं ला सकती जब तक कि पूरी जमातें जो कि स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ, और उनको बिठा के हर पॉइंट के ऊपर वो एग्री करें कि हाँ जी ये चीज़ें हमें काबिल कबूल हैं। जैसे कि इससे पहले इस तरह इस्लाहात हुई हैं तो उसमें सारी जमातों ने एग्री किया और फिर वो इस्लाहात की गई इलेक्शन कमीशन में। तो इसी तरह से सारी जमातें मिल बैठ के बैठें, यानी काम करें और इस्लाहात के एक एक एजेंडा के ऊपर, एक एक नुक्ते के ऊपर बातचीत करें और उसके बाद फाइनल किसी कंक्लूजन पर पहुंचें, और ताकि मजीद जो है सिस्टम अहमद वलीद साहब ये बताइएगा, ठीक है अभी जो इख्तलाफात हैं अपोजिशन की बड़ी जमातों के दरमियान, उससे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फ़ायदा होगा, लेकिन अगला इलेक्शन भी जाकर लड़ना है। अगर हम अभी की परफॉर्मेंस देखें उसके मुताबिक क्या इलेक्शन जाके लड़ने में फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि ये लड़ाइयाँ तो इलेक्शन से पहले की हैं, इलेक्शन में जाके तो परफॉर्मेंस दिखानी होगी। देखें अभी तक जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं 10 सीटों के ऊपर, तो 9 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी सीटें, जो अपनी कई सीटें थी वो भी खो चुकी हैं। यानी कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल इनकम्बेंसी फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा प्ले करता रोल अपना, लेकिन ये भी बहुत कम हुआ है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक हुकूमत जो है वो बरसरे इक़्तिदार है पार्टी, और वो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और मुसलसल और इतने तसलसल के साथ अपनी सीटें लूज़ करे, ये भी बहुत कम हुआ। इसका मतलब है कि अवाम जो है वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने ये वादे किए थे कि 100 दिन के अंदर अंदर करप्शन ख़त्म होगी और सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे, मसाइल हल होने की बजाय महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा हो गई है कि लोगों का जीना दूभर हो गया है और लोग बहुत ज़्यादा मुतनफ़र होते जा रहे हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत से। अब उनके पास बचे 2 साल तकरीबन अब बच गए हैं, अब आगे 2 महीने बाद 3 साल हो जाएंगे। तो इन 2 सालों में अभी तक कोई ऐसी डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, आवाम को नज़र नहीं आ रहा कि अगले 2 साल में कुछ महंगाई कम होगी, कुछ उनके हालात में बेहतरी आएगी। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो सामने नज़र आ रहा है। 9 सीटें, यानी कि 10 में से 9 सीटें अगर अपोजिशन जीत चुकी है, इसका मतलब है कि उनको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है कि हमने जो पिछले 3 साल 2.5 साल पॉलिसी रखी, वो पॉलिसीज़ चाहे इकोनॉमिक मुशियत जो है जितनी भी उन्होंने एफर्ट्स की, या कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, बेयकीनी की सूरत हाल रही और जिसकी वजह से कारोबार ठप हुए, उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के अंदर परफॉर्मेंस किस तरह की रही, तो एक एक स्टेप जो है तहरीक इंसाफ हुकूमत का अवाम जज कर रहे हैं और वो फैसला दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल है कि अगले इलेक्शन में इस तरह से एक तो वो पार्टी जो है इंटैक्ट रहे उसी तरह से, और उसके बाद फिर कोई सीट मैनेजमेंट इस तरह की करे, अरेंज तरह की करें कि वो अगले इलेक्शन में दोबारा आ सके। ठीक है अहमद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सफ़ीर पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जो सियासी मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से जो है हमने बात की है कि अभी इख्तलाफात तो ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को भी सबसे ज़्यादा तो महंगाई और बेरोज़गारी को देखना होगा, क्योंकि अगले इलेक्शन में ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस महंगाई की वजह से। खास बिल्कुल ऐसा ही, और इस वक्त महंगाई जो है वही असल अपोजिशन है हुकूमत के लिए। मेरे ख्याल में हमजा, हमने मौसम की जो हमने बात की है इस वक्त के सियासी पारा कितना हाई है, मौसम की सूरत हाल भी जान लेते हैं। वैसे भी वो भी गर्मी की शिद्दत बड़ी हाई जा रही है इस वक्त, और हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, और जिस तरह से मौसम अपना मिजाज दिन ब दिन बदल रहा है और बिगड़ता बल्कि जा रहा है मौसम का मिजाज, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। रमज़ान मुबारक के आखिरी रोज़े चल रहे हैं, आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, और इस दौरान गर्मी की जो शिद्दत है बढ़ने से रोज़े कितने मुश्किलात में आ सकते हैं या हम लोगों के ऊपर कितने भारी हो सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। मतलब कि रोज़ेदार जो हैं अब तो वैसे मतलब कि माशाल्लाह से, क्योंकि हर साल रोज़े रखे जाते हैं, जो ज़्यादा गर्मी वाले रोज़े थे मई मतलब ख़ासतौर पे जून वाले रोज़े थे वो तो हमने रख लिए हुए हैं। अभी वाला जो है मौसम का फिर भी हम ये चाह रहे होते हैं कि ज़रा मौसम अच्छा हो ताकि दिन अच्छा गुजर जाएगा। मौसम का हाल बताने वाले ये कह रहे हैं कि आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है लाहौर में। ताहम शिमाली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो मगरबी अजला हैं उनमें चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है।
जी हाँ, जबकि कल भी मुल्क के जो बेशतर इलाके हैं मौसम दिन के दौरान गर्म और खुश्की रहेगा। शुमाली बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं। बलाई पंजाब के चंद अजला है, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश बरस सकती है। सूबाई दारकूमत लाहौर में भी पारा हाई होता जा रहा है और दर्जा हरारत 41 तक जा सकता है। हमजा जी, और शहर कायद की हम बात करते हैं, वहाँ पर भी गर्मी का राज है। कल कहा जा रहा है 4 मई से यानी कि मौसम में कुछ बेहतरी जो है वो आ सकती है, उसकी उम्मीद रखी जाए। कैसा मौसम रहेगा आखिरी अशरे के दौरान, इसी पर बात करेंगे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हर रोज़ हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। सर, कोई अच्छी खबर है मौसम के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखें, गर्मी की शिद्दत तो बढ़ रही है। ज़ाहिर है मई और जून गर्म तरीन महीने होते हैं पाकिस्तान में, और बिलखसूस इधर सिंध और कराची में तो अप्रैल से गर्मी शुरू हो जाती है, जो कि वक्फे से चल रही है। कभी तेज़ हो जाती है गर्मी और कभी कम। तो अभी 2-3 दिन गर्मी है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह परसों से आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में यानी इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, इन सब एरियाज़ में 5 तारीख से बारिश का सिलसिला शुरू होगा। और आज तो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और जो KP के मगरबी हिस्से हैं उनमें आज बारिश होगी, और इसी तरह कल भी इन इलाकों में बारिश हो सकती है। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और फिर KP के वेस्टर्न पार्ट्स, और बाकी इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट और उससे ऊपर के जो इलाके हैं, उसके मज़ीद शुमाल में जो इलाके हैं KP समेत, उनमें 5 तारीख से वो सिलसिला शुरू होगा। और वो वक्फे से अगले 3-4 दिन यानी ये अगला अशरा अगले जो दिन है 5 के बाद, वो उम्मीद है कि फिर टेम्परेचर नीचे आ जाएगा उस बारिश के नतीजे में। वक्फे से बारिश होती रहेगी गरज चमक के साथ। जी ठीक हो गया। सरफराज साहब, ईद कैसी हमारी गुजरेगी? स्पेशली हम बात कर लेते हैं कराची वालों की, सुबह सिंध की, सुबह पंजाब की, कैसी ईद गुजरने वाली है? क्या गर्मी की शिद्दत यहाँ पर होती हुई कुछ कम देख रहे हैं? कोई सिस्टम ऐसा दाखिल होगा कि बारिशें इन इलाकों में भी हो सकें? जी, कराची और सिंध में तो जाहिर है कि मौसम निस्बतन गर्म ही रहेगा। ईद पे भी ऐसे ही गर्मी गुजरेगा। गर्म और मरतूब मौसम चल रहा है कराची में। गो के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं, पिछले 2 दिन तो 38 तक चला गया था, लेकिन कल फिर 36 ही रहा, और आज भी 35-36 रहने का इम्कान है। अलबत्ता 6 से लेकर 8 तक जो 2-3 दिन है उसमें 38-39 दोबारा जा सकता है। और फिर ईद पे भी ऐसे ही 36-37, और साथ में चूँकि नमी बहुत ज़्यादा होती है, 40 से 50% औसतन दिन में रह रही होती है नमी, तो इस लिहाज से ये गर्म और मरतूब मौसम रहता है। तो सिंध में पूरे में ऐसे ही है। अलबत्ता अपर सिंध के और ईस्टर्न सिंध और सेंट्रल सिंध जो है यानी नवाबशाह, हैदराबाद, बदीन, थरपारकर और उमरकोट, इन इलाकों में 8 तारीख और 9 तारीख को फिर बारिश के कुछ चांसेस हैं। कराची में बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता पंजाब का आपने जो पूछा, तो ये जो 5 मई से ये सिलसिला पंजाब में दाखिल होगा, और फिर बेशतर इलाकों में पंजाब के 5 से लेकर 8-9 तारीख तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और जो शुमाली इलाके हैं उनमें यानी इस्लामाबाद और उससे ऊपर के इलाके, उनमें तो उम्मीद है कि ईद के आसपास के दिनों में भी बारिश होगी। जी बिल्कुल ठीक है, ईद के आसपास भी बारिश इन इलाकों में हो सकती है। साथ सरफराज साहब ज़रा ये बता दीजिएगा कि हम ये सुन रहे थे कि जो गर्मियां हैं उनका दौरानिया इस दफ़ा तवील होगा, क्या ऐसा ही है? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि जो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सिस्टम जो अभी तक चल रहे हैं, मतलब शुमाली इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो रही है। पिछले इस दिनों में भी, अप्रैल के दिनों में भी हुई है, और अभी मई में भी 1-2 स्पेल्स इस तरह से हैं। एक तो बिल्कुल ये इसी हफ्ते रवां हफ्ते चलेगा, और उसके बाद ये सिलसिला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का थम जाता है, तो फिर ज़ाहिर गर्मी बढ़ जाती है। तो मई और जून, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये गर्म तरीन महीने होते हैं पूरे पाकिस्तान में ही। जुलाई से अलबत्ता फिर मानसून हवाओं का सिलसिला, उनके दाखिले का सिलसिला शुरू होता है। मानसून हवाएँ दाखिल होना शुरू होती हैं, तो फिर गर्मी की शिद्दत में कदर कमी आ जाती है। जी सरफराज साहब, ये भी बताइएगा कि हम हीट वेव की बात करते हैं, कराची में हीट वेव का कितना खदशा है? जैसे कि गर्मी के दिन चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पारा अभी भी हाई है कराची का। देखिए, मई और जून, जैसे मैंने आपको कहा कि ये इसमें मई गर्म तरीन महीना होता है कराची में और सिंध के बेशतर शहरों में बशमूल नवाबशाह और हैदराबाद वगैरह। तो रूल आउट नहीं कर सकते कि हीट वेव कभी भी आ सकती है। कराची का स्पेशली मौसम ऐसा होता है कि जो टोटली विंड डिपेंडेंट होता है, कि साउथ वेस्टर्ली जनूब मगरिब से हवा चल रही होती है, तो मौसम मुतदिल रहता है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं रहता। और जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, शुमाल मगरिब या शुमाल मशरिक की जानब से हवाएं चलती हैं, तो फिर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है।
तो अभी नज़दीक यानी अगले कोई हफ्ता 10 दिनों में तो कोई ऐसी सीवियर हीट वेव नहीं है। अलबत्ता मौसम जनरली हॉट एंड ह्यूमिड ही रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका सुबह का आप हिस्सा बने। और यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।